हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात मजदूरों की, जिनका रोजगार छिन गया है और अब जान भी जा रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट में मजदूर। दो महीना हो गया, शुरू में राशन दिया वो भी नहीं दे रहे, बच्चे भी भूखे मर रहे, और फिर काम भी खोल दे तो हम अपना काम ही करें, अपने बच्चे पालें। कामकाज छूटा, अब मजदूर घर वापसी को मजबूर। काम चले तो काम करे, दो पैसे कमाए तो बच्चों को भेजें, यहाँ नहीं तो खाली पड़े क्या करें। सर यही उम्मीद है। घर वापसी कर रहे 15 और मजदूरों की हो गई मौत। सरकार लगातार कर रही है मजदूरों की मदद का दावा। 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार के दावे में दम, तो मजदूरों का दर्द क्यों नहीं हो रहा कम? पैदल घर वापसी को क्यों मजबूर है मजदूर? सरकार मदद को तैयार, फिर मजदूर क्यों है लाचार? तो सरकार मदद को तैयार है, लेकिन मजदूर फिर भी लाचार है और हादसे का शिकार हो रहा है मजदूर। आखिरकार मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन? पहले जरा ये 6 तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें मुजफ्फरनगर, गुना की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां कल ही रात में ये हादसे हुए हैं। 3 कुल सड़क हादसे कल हुए हैं, जिसमें 15 मजदूरों की जान गई है कुल मिलाकर। इसके अलावा औरंगाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 8 मई 2020 जब रेल पटरियों पर 16 मजदूर मालगाड़ी से कट गए थे, उनकी मौत हो गई थी और पटरी पर बिखरी पड़ी रह गई थी रोटियां। 10 मई की तस्वीर भी आपके सामने है, जब नरसिंहपुर में हादसा हुआ। इसके अलावा मुरादाबाद, कानपुर, वहां जो हादसे हुए हैं जिसमें मजदूरों की जान गई है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंधे हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ कोलकाता से वकील, टीएमसी समर्थक तौसीफ खान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है पहले सैयद जफर इस्लाम को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जिम्मेदार कौन इन मजदूरों की मौत का। जफर इस्लाम। देखिए रुमाना जी, इस समय पर ये जाहिर है कि ये लोग जो मजदूर हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सभी सरकारें खड़ी हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग, जाहिर है कि वो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि पैदल जाने के, जबकि सरकारी तंत्र ने बार बार उनको ये समझाया है कि उनके लिए सारी सुविधाएं की जा रही हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हर जो श्रमिक ट्रेन है वो श्रमिक ट्रेन जो है वो हर स्टेट में जा रही है, और जहां से, खासकर जहां से मजदूर जहां से बाहर से आए हैं, दूसरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, वहां पर खासकर ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं 2 स्टेट के बाद के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई, उसका भी आकलन किया जाएगा, उसको भी इस चीज को सर आप सर वक्त लीजिएगा, आकलन कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं आकलन कर रही हूं और मैं ये आकलन करके अतुल लोंधी जी का रुख कर लेती हूं। अतुल जी, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि सरकारें खड़ी हुई हैं मजदूरों के साथ। इसको सरकारों का खड़ा होना कहते हैं मजदूरों के साथ, कि कैंटर में भरकर मजदूर जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि आप सुरक्षित मजदूरों के सफर का इंतजाम कीजिए, और उन्हें जाने दिया जाता है कैंटर में, किसी बस ट्रेन का उनके लिए इंतजाम नहीं किया जाता। ये सरकारें मजदूरों के साथ खड़ी हुई हैं कि बॉर्डर पर हम देखते हैं खाकी पुलिस जो है एक राज्य और दूसरे राज्य की, वो आपस में उलझती है, मजदूरों को गेंद बना दिया है, मजदूरों को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक जो श्रमिक एक्सप्रेस, जिसकी दुहाई बार बार सरकारों की तरफ से दी जाती है, वो भी तभी चलेगी जब 2 राज्य सरकारें आपस में सहमत होंगी कि मजदूरों को लेना है या नहीं लेना है। जैसे मजदूर ना हुआ, बंधुआ हो गया इस आजाद भारत में। अतुल जी। रोमाना जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीका टिप्पणी का समय नहीं है। आज कांग्रेस भाजपा ऐसा समय नहीं है। ये समय
राष्ट्रीय आपत्ति का समय है, दिस इज नेशनल इमरजेंसी, और इस चीज़ में सबने साथ में खड़े होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो है जो ज़मीनी स्तर पर घटित हो रही है वो आपके माध्यम से सरकार के सामने मैं रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ पर बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, ये स्टेट से काफ़ी लोग जो है वो यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। और बॉम्बे का तो आपको पता है कि बॉम्बे में एक रूम में 15-15 लोग रहते हैं। अब इन लोगों को कोरोना के बाद में क्या होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद उद्योग कितने दिन में खड़े होंगे, और जिस काम के लिए हम यहाँ हैं घर में पैसे वापस भेजने के लिए, वो पैसे वापस भेज पाएंगे या नहीं, ऐसी दुविधा और ऐसी समस्या जो है उनके सामने है। हम ट्रेन की जो मांग करते हैं, पहली मांग हमारी ये है महाराष्ट्र सरकार की और कांग्रेस की तरफ से मांग है पूरे देश में कि ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कर दी जाए। कांग्रेस ने पैसे दिए, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी मजदूरों के पैसे दे रही है, मजदूरों को खाना दे रही है, लेकिन मजदूरों को भविष्य की चिंता है। वो भविष्य की चिंता को अगर खत्म करना है तो कल के पैकेज में आपने तो सारा दुकान में माल खरीदने का सारा प्रावधान कर दिया, लेकिन दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा है, उसका पैसा नहीं दिया। जरा सी संवेदनशीलता दिखाइए। मैं अभी पैकेज रुमाना जी पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर रुमाना जी पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मजदूर को रोकना होगा, इस मजदूर को खान के पास जाना है। सर अतुल जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि साहब ट्रेनें जो है वो जल्दी से जल्दी मुहैया कराएं। यहाँ रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि आपसी सहमति के बाद हमसे कहो तो, हमारे पास तो ट्रेनें खड़ी हुई हैं, हम तो चलाने के लिए ट्रेनें तैयार हैं। बंगाल को ही देख लीजिए ना, कितनी ट्रेनों की गुजारिश बंगाल की तरफ से की गई है, बता दीजिए तौसीफ खान साहब, ताकि समझ जाएं अतुल जी किस तरीके से मजदूरों के नाम पर राजनीति का गंदा खेल आप लोग खेल रहे हैं आपस में। बताइए ना, बंगाल ने कितनी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है, बताइए। जी, बंगाल का अगर आप बात करती हैं तो 3 तारीख से 8 तारीख तक का एक के बाद एक लेटर लिखा गया है और वो लोगों के सामने है। इसमें राज्य सरकार को भी लेटर लिखा जाता है। जो आपने बात कहा ये बिल्कुल सही है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने कर्नाटका का है कि उन्होंने पहले एग्री किए, फिर वो बात से मुकर गए, ट्रेन कैंसिल कर दिया, फिर बाद में पब्लिक प्रेशर पड़ा तो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम ट्रेन चलाएंगे। लेकिन सारे बातों का सवाल एक उठता है कि रेल मंत्री अगर चाहे तो वो हर चीज को फौरन काम कर सकते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, आत्मनिर्भरता, लेकिन आत्मनिर्भरता का यह मतलब नहीं बनता कि मजदूरों को जो है आप मजबूर कर दे कि वो पैदल घर की तरफ चल पड़े। उनके लिए ना बस का साधन है ना ट्रेन का साधन है। बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और अब मजदूरों को सबसे ज्यादा इसका बुरा असर मजदूरों पे ही पड़ रहा है। हमेशा सर आपने संख्या नहीं बताई कि बंगाल सरकार ने अब तक कितनी ट्रेनें चलाने की मांग की है। फंसे हुए हैं। आपने संख्या नहीं बताई अब तक बंगाल सरकार ने कितनी ट्रेनें चलाने की मांग की है। नहीं, अगर मेरे पास आज के अपडेटेड संख्या अगर आप बोलेंगे तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आपके पास में संख्या हो। मेरे पास फिलहाल नहीं है। अगर आप शाम तक फिर डिबेट करेंगे तो मैं आपको निकाल करके संख्या दे सकता हूं। मुझे कल तक की बताइए ना, आप मुझे कल तक की बताइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जिनकी तरफ से 200-250 ट्रेनों की मांग की गई है, और बंगाल की हालत क्या है। अफसोस इस बात का है ना सर, जब बात मजदूरों की होती है तो आप सब मिले हुए नजर आते हैं। नहीं, अफसोस इस बात की है कि मैंने आपको बताया कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख के अंदर में कम से कम 10 राज्यों को और 10 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई हैं ट्रेन का डिमांड करते हुए। एक भी उस चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है। होम मिनिस्ट्री जहां से अप्रूवल पड़ता है या फिर वो रेल मंत्री जिनको ये ट्रेन चलाना पड़ता है, एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं जवाब लेती हूँ सर। एक मिनट तौसीफ साहब संयम से सर, अपनी बारी पर एक तो प्लीज अपनी बात रखिए ताकि हम अच्छी तरीके से डिबेट कर सकें और दर्शक समझ सके। सैयद जफर इस्लाम साहब, आरोप आपने सुन लिए जो तौसीफ खान ने लगाया कि भाई हमारी सरकार चिट्ठी लिख रही है, दूसरी सरकारें जवाब नहीं दे रही है। सर कटघरे में आपको पता है इस समय कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? रेल मंत्रालय खड़ा हुआ नजर आ रहा है, रेलवेज खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपने क्यों नहीं मजदूर को आत्मनिर्भर बनने दिया? आपने क्यों मजदूर को इन राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया कि ये जो है चिट्ठी पत्री के खेल में मजदूर को बंधुआ बना लिया इन्होंने अपने यहाँ? देखिए आपका अगर सवाल खत्म हो गया तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपको समझना पड़ेगा 2-3 चीजें। ये सामान्य स्थिति नहीं है। हम किसी एक वायरस से जूझ रहे हैं, पैंडेमिक है, देश में महामारी है, और उस दौरान आपको सारी ट्रेनें मुहैया कराई जा रही हैं और वो एक सिस्टम के तहत होना चाहिए, जिसकी इसलिए कि उससे अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं भेजा तो महामारी में वो कहीं
जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं इतने लॉकडाउन के द्वारा, वो उसमें कहीं और बढ़ ना जाए। अच्छा। इसलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। लेकिन सुन लीजिए, नहीं, सर पहले तो सिस्टम पर ही जवाब दीजिए ना। आप ही के पास आ रही हूँ, सिस्टम पर ही जवाब दीजिए। ये सिस्टम मजदूर जनरल क्लास के लिए अलग और ये सिस्टम एसी क्लास के अमीर यात्री के लिए अलग क्यों है सर? अमीर यात्री एसी क्लास का, वहां तो कोई राज्य सरकारों के बीच में आपसी सहमति की जरूरत नहीं है, वहां तो रेलवे सीधे ट्रेन चला रहा है। लेकिन जब बात मजदूर की आती है, जो बेबस है, बेसहारा है, अपने घर पहुंचना चाहता है, तब आप राज्यों का पेड़ चटका देते हैं। सर शर्म आती है आप लोगों को या नहीं आती है? मजदूर को इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार आप सब हैं। आप गलत तरीके से केस को मत पेश कीजिए रुमाना जी। आप तोड़ मरोड़ के जो है फैक्ट पेश कर रही हैं, गलत बात है आपकी। जिस तरह से अगर आपको भाई ना तो तोड़ मरोड़ के फैक्ट हो गया। गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप, गुमराह। अगर आपको भाई ना बात तो वो तोड़ मरोड़ कर हो गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या फैक्चुअली मैंने कुछ भी गलत बात कही है? श्रमिक एक्सप्रेस चलाने के लिए 2 राज्यों के बीच में सहमति जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए आपने किसी राज्य के बीच में सहमति की कोई यहाँ पर प्रावधान रखा है? वो रेलवे अपनी तरफ से चला रहा है। यही तो मैंने कहा आपसे कि वो मजदूर जनरल क्लास वाला, उसके लिए सिस्टम अलग है और एसी क्लास वाले यात्री के लिए ये सिस्टम अलग है। गजब सिस्टम है सर, गजब सिस्टम आपने बनाया इस देश में। गजब सवाल है आपका। पहले बात तो पहले सुन लीजिए। पहले आपको 10 करोड़ से 15 करोड़ मजदूर हैं, उनको फेरी करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो 30 ट्रेनें जो चली, 15 ट्रेनें जो टू एंड फ्रो करेंगी, वो सिर्फ ऐसे फंसे हुए लोग जो उनको ले जाने का काम, इसलिए कि आप भी हो सकता था कि आप कहीं गई हो, फंस गई हो, लेकिन आप आना चाहती है तो ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी और कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको भी ये भी देश के लोग हैं, उनको भी चलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 300 ट्रेनें हम चलाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी ट्रेनें जो श्रमिक जो श्रमिक को लेके जाएंगी। हकीकत यह है कि 2 स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन किसकी जरूरत है? मैं पहले भी राजनीति कर सकता था कि जो मजदूर जो ट्रेन पे कटे हैं, वो जिनकी जो मृत्यु हुई है वो ट्रेन से, वो महाराष्ट्र में है। ये जो जिनसे पैसा कर तो दिया आपने, राजनीति तो कर दी ना आपने, ना कहते हुए भी ये कह सकता था, कहकर गिना तो दिया ना आपने। यही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग सब जो है इस मौके पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसी को दर्द है उस गरीब मजदूर का जो इस वक्त सड़क पर बेसहारा बेआसरा है? मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ जी कि आखिरकार मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? मुझे तो बस इसका जवाब दे दीजिए। आज हुए 3 अलग अलग हादसों में 15 मजदूरों की जान चली गई। मैं सीधे राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, ये मजदूर जो है वो इतना मजबूर क्यों है कि खतरा मोल लेकर अपने घर के लिए निकल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी। दुनिया में 100 वर्षों के बाद एक ऐसी विपत्ति आई जिसको हमारे पुरखों ने भी नहीं देखा, और इस विपत्ति से हिंदुस्तान के निपटने के तरीके को पूरी दुनिया ने सराहा है। अब प्रवासियों के एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के एक व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीतीश कुमार जी ने 2 बातें रखी और दोनों के अनुरूप केंद्र सरकार के फैसलों के बाद अफरा तफरी की जगह अब स्पेशल ट्रेन से लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ 3 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं और मजदूर लगातार आने का काम जारी है। राज्य सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर देश के किसी भी राज्य में जो मजदूर हमारे हैं उनको बिहार लाने के निर्देश दे दिए। अब उसमें 4-5 दिन बचे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं। बसों से भी लाने के निर्देश दे दिए गए। और इसके साथ साथ प्रवासियों को लेकर के जो हमारा मॉडल है वो बिल्कुल साफ है। हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ आएंगे, नीतीश कुमार जी ने स्किल मैपिंग की बात की और उनको उनकी क्षमता, उनके हुनर के हिसाब से नौकरी देने के संबंध में बाजाबता ये निर्देश दिए जा चुके हैं और इसके लिए उद्योग विभाग को कड़े निर्देश हैं। बहुत दिक्कत आ रही है सर, आपका आउटपुट भी चला गया बीच में और आवाज भी आपकी बहुत कट कर आ रही है। तो मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, आपकी बात सही से पहुंच नहीं पाई थी दर्शक सर पहले, प्लीज दोबारा अपनी बात रखिए। देखिए रुमाना जी, सबसे पहली बात तो ये कि एक मुश्किल वक्त है और पूरी दुनिया के लिए ये तबाही लेकर आया है। बड़े बड़े संपन्न और समृद्ध राष्ट्रों ने घुटने टेक दिए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। भारत के इस मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा।
आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हस्तक्षेप के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2 बड़े निर्देश दिए। व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ और अब देश के तमाम राज्यों से गाइडलाइंस में बदलाव के बाद और स्पेशल ट्रेन की मंजूरी के बाद लोग एक दूसरे राज्य में अब जा रहे हैं। बाजाबता 3 लाख से ज्यादा मजदूर हमारे राज्य में आ चुके हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्किल मैपिंग के नतीजों को रिव्यू किया और निर्देश उद्योग विभाग को दिया है कि जो जहां से भी आ रहे हैं उन्हें उनके हुनर के हिसाब से उनको काम दिया जाए, नए उद्योग खोले जाए, निवेशकों को बुलाया जाए और साथ ही साथ उनके स्क्रीनिंग और उनके क्वारंटाइन सेंटर्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन को लेकर के उन्होंने बहुत ही कड़े निर्देश दिए। चाहे वो फिर से कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन राजीव रंजन जी आप जो बातें गिना रहे हैं सर, बात तो ये है कि आप अपने यहाँ के इंतजाम गिना रहे हैं। वो इंतजाम तो तब उस गरीब मजदूर के काम आ पाएंगे ना जब वो सुरक्षित वापस अपने घर अपने गांव पहुंच जाएगा। अगर वो सड़क पर ही कुचला जाएगा तो फिर क्या काम के ये तमाम काम जो आप गिना रहे हैं सर। और अब देखिए इस समय की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए, वो ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे फिर कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल शाम निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। एमएसएमई के लिए कई घोषणाएं जो निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई थी। इसके अलावा रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर, पीएफ, डिस्कॉम्स के लिए निर्मला सीतारमण की तरफ से कल ऐलान किए गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कल के ऐलान थे उसमें एमएसएमई के लिए जो 6 बड़े कदम सरकार ने इस आर्थिक पैकेज के द्वारा उठाने का ऐलान किया वो रहे। अब आज एक बार फिर शाम 4 बजे निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे लगता है एक रिएक्शन जल्दी से यहां पर लेते हैं सैयद जफर इस्लाम का और उनसे जानते हैं कि सर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें किसमें फोकस रह सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने ब्रॉडली सब कुछ बता दिया है, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वो क्या उनके लिए प्राथमिकता है, बिकॉज प्रधानमंत्री ने कहा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो ज्यादा जरूरी है उसके बारे में अनाउंसमेंट उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और अनाउंसमेंट से पूरी तफसील दी जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे इस पूरे पैकेज में आपने जैसे कहा कि गरीबों के लिए हमने ऑलरेडी अनाउंस किया और भी कुछ अनाउंसमेंट जरूर आएगा, इसलिए कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले गरीब, मजदूर, किसान, ये जो 20% जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए हमने पैकेज भी अनाउंस किया और आगे भी कुछ जरूर होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि देखिए पूरे इकोनॉमिक पैकेज में आपको दिख रहा है कि कल जैसे एमएसएमई का आपने जिक्र किया तो इस तरह का डिसीजन जो है हिस्टोरिक डिसीजन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि आप देखिए अगर 3 लाख करोड़ का जिस तरह से एमएसएमई के बाद क्लीन लोन देने के बाद इसमें सरकार गारंटी दे रही, मतलब आज के दिन में अगर 18 लाख करोड़ उसका आउटस्टैंडिंग लोन है उसका 18-20% जो है सरकार ने कहा आप लोन दे दो, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है। इकोनॉमिक अगर चश्मे से देखें तो बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए कि इस तरह का प्रावधान पहले कभी हिस्टोरिकली कभी हुआ नहीं था, कोई भी बैक टेस्टिंग करके देखे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे देश के इकोनॉमिक का चक्का जो है तेजी से घूमेगा, जो लोग रोजगार बढ़ेगा और जो खासकर एमएसएमई के सेक्टर के बारे में कहना चाहता हूँ जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन करता है और इसको फंडिंग के लिए जो सरकार ने जो जिस तरह के मुहैया किया है साधन वो बहुत अतुल ठीक है सर, ठीक है अतुल लोंढे जी, तो ये ऐतिहासिक जो राहत पैकेज जफर इस्लाम जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको बताने का सिलसिला, जिसका ब्लूप्रिंट कल से निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखना शुरू कर दिया है, आप उम्मीद कर रहे हैं इससे चक्का घूम जाएगा देश की अर्थव्यवस्था का? देखिए रोमाना जी, थोड़ा सुन लीजिएगा। ऐसा है कि जब तक देश में मांग निर्माण नहीं होगी देश के अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा नहीं है। कल का जो ऐलान हुआ है, कुछ कमेंट्स अभी जब जैसे जैसे आएगा उनका पैकेज वैसे वैसे हम करेंगे। कल का जो ऐलान हुआ है उस ऐलान में दुकान में माल लेने के लिए कर्जा तो मुहैया कराने की उन्होंने अरेंजमेंट की है, लेकिन जो ग्राहक बाहर खड़ा रहने वाला है उसके पास में अगर परचेसिंग पावर नहीं है तो वो माल खरीदेगा कौन, और माल खरीदने के लिए ग्राहक नहीं है तो लोन कैसे उठाया जाएगा। दुनिया भर में जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक से कर्जा खड़ा करना, लिक्विडिटी क्रिएट करना, ये मार्केट के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में मांग होगी तो अब लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, लोगों की परचेसिंग पावर ही किल हुई है और नोटबंदी के बाद लगातार ऐसे निर्णय हुए, जीएसटी जिस गलत तरीके से लगा गया,
लगातार जो है लोगों की क्रय शक्ति कम होती गई है और कोरोना ने उसके ऊपर जो आखिरी कील ठोक दी है, उसके ऊपर सबसे पहला काम ये 13 करोड़ लोग जो इस देश में गरीब लोग जो है उनके खाते में अगर 7,500 डालती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, थॉमस पिकेटी जैसे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अभिजीत बैनर्जी जैसे कह रहे हैं, और दुनिया भर में इसी पैकेज हुआ। ये पहला पैकेज है, सारी चीजें इनकी ऐतिहासिक ही होती है। ये पहला पैकेज है जिसमें ये ऐसा बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ने कुछ किया है, फिस्कल पॉलिसी नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, लिक्विडिटी क्रिएट करने की। अमेरिका ने जो पैकेज दिया है वो $75,000 से कम जिनका इनकम है उनको $12,000 जो है उनके अकाउंट में डाल दिए हैं। अभी सब पहिया करने के लिए, पहले तो माल खरीदने के लिए जो क्रय शक्ति है वो डिमांड क्रिएट करने की जो बात है वो बात नहीं की, और 13 करोड़ लोगों को और मजदूरों को, श्रमिकों को, राष्ट्र निर्माता लोगों को मैं इस पर सैयद जफर इस्लाम का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी जल्दी से तौसीफ खान पर, कल के पैकेज पर। तौसीफ, देखिए, लॉकडाउन का दो पहलू है। एक तो जो बिना प्लान किए लॉकडाउन कर दिया गया, बिना प्लान में एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका ये होता कि मजदूरों को आप पहले ही जाने देते थे घर, तो आज ये दशा नहीं होती मजदूरों के साथ। और दूसरा उसका ये कि लॉकडाउन होने के बाद जो हमारे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ने वाला है उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से $1 बिलियन का लोन भी अप्रूव किया गया। और हमारे, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार से कि देखिए, आपके अपोजिशन में जो बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनसे भी आप मशवरा लीजिए, क्योंकि आप अपने ही लोगों पे सिर्फ मशवरा से काम करेंगे और अपोजिशन के मशवरा से काम नहीं करेंगे, इससे देश नहीं चलेगा। आज जो सबसे बड़ा परेशानी है वो है लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना, परचेजिंग पावर को बढ़ाना। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्रीज जो कि ठप पड़ चुकी है उनको लोन देना, तो उनकी तो वो बात करते हैं कि हाँ एमएसएमई को हम हेल्प करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हुआ? एमएसएमई तो चलिए आपके रजिस्टर्ड वो होते हैं, आप उनको एक ट्रैक करके आप उनको देंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि इस लॉकडाउन में तबाह हो चुके हैं, 45 लाख एमएसएमई की बात हुई है। इस तरह के बहुत सारे लंबे लिस्ट है। अगर वो एक्सपर्ट के साथ बैठे, ये ना देखें कि ये एक्सपर्ट कौन सी पार्टी से आते हैं, ये नॉन बीजेपी से हो चाहे बीजेपी से हो, आप एक्सपर्ट के साथ बैठिए। मैं जवाब दे रही हूँ। इस टाइम में राजनीति मत देखे, पार्टी मत देखे, हर वो हमारे जैसे एक नाम उन्होंने लिया अभिजीत बैनर्जी का, भाई उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारे अब जवाब दे लेते हैं, मनमोहन सिंह जी बीमार है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरे पार्टी के हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए बीजेपी सरकार को। ये मेरा आग्रह है। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हुआ? डिमांड बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आरबीआई तो पहले ही जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है वो कर चुकी थी, पहले ही कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। ये 3 लाख करोड़ के कर्ज का महज झुंझुना है क्या जो सरकार पकड़ा रही है? देखिए माना जी, जिसको अर्थशास्त्र समझ में आता है वो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये ऐतिहासिक है। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या अपने आका को, जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ना भी हैं, आपके यहाँ आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को चाहते हैं कि उनकी नजरों में आ जाए, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, तो खैर उनको करने दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा पैकेज जितना 20 लाख का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसे थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना चाहिए कि पूरे अनाउंसमेंट होने के बाद देखिए कि किन किन चीजों पे एड्रेस किया गया है। मैंने कहा जैसे कि आज कल तक पूरे दुनिया ये चीख के कह रही थी हिंदुस्तान का, और इनके ही जो बैठे हैं सामने, अभी आप टिप्पणी कर रहे थे, वो कह रहे थे एमएसएमई के लिए कुछ कीजिए। आप एमएसएमई के जो लोग हैं जिनके बारे में रोज कह रहे थे, उनसे जरा आप पूछिए तो वो कहते हैं ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब तक किसी सरकारों ने नहीं, जफर भाई सवाल तो इसलिए है ना कि भाई ये कहा जा रहा है कि आप एमएसएमई को राहत के नाम पर लोन पकड़ा रहे हो, वो तो पहले ही कर्ज से दबा हुआ है, वो तो और कर्ज लेना ही नहीं चाहता है। आप उसको कह रहे हो इस बदहाली के दौर में कि हाँ ठीक है, तुम्हें मदद चाहिए, कर्ज ले लो मुझसे, फिर वो पैसा मुझे वापस भी कर देना तुम ब्याज के साथ। तो मतलब ये कैसी मदद हुई? ये सीधा सवाल है ना, इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए कैसे नहीं मदद हुई। कोई बिजनेस चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जो पैसा आपके पास हो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जाहिर है उसका प्रॉफिट बनेगा। और 1 साल का मोरेटोरियम तो आरबीआई पहले ही कर चुका है। कर्ज ले ही कौन रहा था, वही तो बात है। अब कौन आ जाएगा कर्ज लेने के लिए आगे? यही तो सवाल है मेरा। यही सवाल जवाब दे रहा हूँ कि आज पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे तौर से 100% गारंटी किया लोन को। जो 100% गारंटी किया है कि आज लोन लेने की स्थिति में आप देखिए 3 तरह से क्या कैटेगराइज किया है। अगर आप लोन लेने की स्थिति में और आपको लोन चाहिए, ठीक है, 1 साल का मोरेटोरियम और पूरे लोन को गारंटी दे रही है सरकार
इसलिए कि बैंक कल को बैंक के लिए वो रिस्क रेट भी कम होगा और बैंक आसानी से लोन दे देगी उन कंपनियों को, इसलिए कि पीछे में सरकार खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कल तक लिक्विडिटी जो है वो सिर्फ AA+ लोगों के लिए था, बड़ी कंपनियों के लिए था। आज छोटी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस्ड है MSME है उसके लिए इक्विटी प्रोविजन भी किया है, इक्विटी, और उसके तीसरी तरह की जो है जो बिल्कुल बुरे हालत में है उसके लिए इक्विटी, और जिनको जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसके लिए सबऑर्डिनेटेड डेट किया जो इक्विटी लाइक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो कल हम लोगों ने सब डिटेल में सुना और दर्शकों को बताया भी कि स्ट्रेस के लिए क्या किया है, जिनमें संभावना है, उन्हें MSME के लिए क्या किया है, किस तरीके से MSME की परिभाषा बदल दी है, वो सब कल सुना दर्शकों ने। फिलहाल हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कारगर हैं या सिर्फ कागज पर ही नजर आ रहे हैं कि हाँ बड़ी बड़ी बातें कर दी गई हैं। अतुल जी आइए जल्दी से आपका कॉमेंट। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा MSMEs है और कल की जो बात हुई है केवल 45 लाख MSMEs के बारे में ही बात हुई है। सबसे बड़ी बात, अगर राहत पहुंचानी थी MSME को, जो सैलरीड क्लास है उसमें उनके खाते में पैसा जाना बहुत जरूरी था। देश भर में, दुनिया भर में जो पैकेजेस आ रहे, चाहे अमेरिका का हो, लंदन, इंग्लैंड का हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज का हो, पैकेज जो है वो सैलरी पेमेंट का पैकेज है। निम्न मध्यम वर्गीय जो है वो BPL गरीबी रेखा के नीचे जाने की संभावना हो गई है, किंबहुना गए हैं वो। उनकी सैलरी पे करना, उनके खातों में पैसा डालना, मोरेटोरियम के बजाय उनको उनका इंटरेस्ट माफ करना, उसकी जिम्मेदारी जो है जो केंद्र सरकार ने लेना और उनके हाथ में परचेसिंग पावर क्रिएट करना, यह बहुत जरूरी बात है। अभी जैसे वकील साहब ने कहा था कि डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में क्रय शक्ति ही नहीं होगी, तो फिर ये मार्केट चलेगा कैसे? जफर साहब, आप हमें जो भला बुरा कहना चाहिए, आज जब वित्त मंत्री आती हैं तो आज जो भी करते हैं वो उनकी गलत तरफ बात से है। क्या ऐलान किए जाते हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ का ये पूरा आर्थिक पैकेज जिसका ब्लूप्रिंट जो निर्मला सीतारमण है, कल उन्होंने MSMEs पर फोकस रखा। आज देखना होगा कि उनका फोकस कहां रहता है, किस सेक्टर पर रहता है, क्या देती हैं वो किस सेक्टर को, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।